इस क्लास में हम 120 क्वेश्चन की श्रृंखला का अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और उच्चतम न्यायालय से संबंधित 120 क्वेश्चन होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति पद की बात की गई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल नहीं होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो शामिल नहीं होते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त मतदान प्रणाली कौन सी होती है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रयुक्त मतदान प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वो 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वहीं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने की योग्यता क्या है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता अगर उसके पास है, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य है और भारत का नागरिक है। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य को उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जब राष्ट्रपति नहीं रहता है या राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो गई है या राष्ट्रपति पागल दिवालिया हो गया है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है और उसके कार्यों को संपादित करता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाअभियोग कहलाती है। महाअभियोग कहलाती है। आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा था कि 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत महाअभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति पर की जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत दे रखी गई है। राष्ट्रपति किसका संवैधानिक प्रमुख होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी संवैधानिक प्रमुख होता है, विधायिका का भी और न्यायपालिका का भी संवैधानिक प्रमुख होता है। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकता है। तो राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश संसद के सत्र ना होने पर जारी कर सकता है। मतलब यह है कि संसद का कोई सत्र ना हो, जैसे कि लोकसभा ना चल रही हो तो, या लोकसभा स्थगित कर दी गई हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यसभा को स्थगित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा जो है आजीवन चलने वाली सभा है। ठीक है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष के उपरांत उसके सदस्य रिटायर होते रहते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि कितनी होती है। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश की अवधि जो है वो 6 सप्ताह की होती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की जमादान शक्ति
किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जो है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई है। अनुच्छेद 74 की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री उत्तरदायी होगा। ठीक है। अनुच्छेद 80 की बात करेंगे तो इसमें क्या कहते हैं, राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। ठीक है। इस तरीके से हमें रिकॉल कर कर के बार बार पढ़ना होगा चीजों को, तब हमें चीजें याद रहेंगी। राष्ट्रपति किस सजा को माफ कर सकता है? राष्ट्रपति सभी प्रकार की सजा को माफ कर सकता है। ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन करता है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह कौन करता है? तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह जो है वो मंत्रिपरिषद करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को अगर सलाह लेनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी लेती है। उसका आर्टिकल 143 है। 143 सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट करती है। ये भी एक क्वेश्चन ध्यान रखा जाएगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की जो सलाह है वो मानने को बाध्य है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जो है वो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किसे हटाने की शक्ति नहीं रखता? राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को हटाने की शक्ति नहीं रखता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। सिर्फ योग्यता होनी चाहिए लोकसभा सदस्य बनने की, लेकिन वो ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है ना ही वो लोकसभा का सदस्य होता है। ठीक उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति के रूप में कार्य करता है, लेकिन ना राज्यसभा का वो सदस्य नहीं होता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को वेतन किस कोष से दिया जाता है? तो राष्ट्रपति को वेतन जो है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जा सकते थे? ये पहले 2 सदस्य थे जो नामित किए जा सकते थे। इस प्रावधान को वर्ष 2019 में समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति का प्रथम नागरिक, देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? ये गलत टाइप हो गया है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति कहलाता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति को पद की शपथ किसकी रक्षा की होती है? तो राष्ट्रपति जो पद की शपथ लेता है वो संविधान की रक्षा के लिए लेता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसे राजदूत नियुक्त करता है? राष्ट्रपति जो है वो किसे राजदूत नियुक्त करता है? तो ये राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन ही गलत है, गलत टाइप है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस भाग में हैं? तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की अगर हम बात करें तो भाग जो है 27 भाग 18 के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आपातकालीन जो शक्तियां वो जर्मनी के वाइमर संविधान से एक्सेप्ट की गई हैं, ली गई हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है? तो राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की सिफारिश पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र किसे देना होता है? तो राष्ट्रपति जो है वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति किस देश से प्रभावित है? तो राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वो ब्रिटेन से प्रभावित है। हम जानते हैं कि संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति की चर्चा की गई है। राष्ट्रपति के शपथ का जो प्रावधान है अनुच्छेद 60 में दे रखा गया है। राष्ट्रपति को अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं दिलाई जाती है, और साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को भी जो शपथ है वो 69 के तहत दिलाई जाती है, अनुच्छेद 69, और राज्यपाल को अनुच्छेद 159 के तहत शपथ दिलाई जाती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है
भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में वर्णित है और भारत के राष्ट्रपति का जो पद था वो अनुच्छेद 52 में वर्णित था। ठीक है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मतदान करता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के जो सभी सदस्य हैं वो सभी लोग मतदान करते हैं, संसद के, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। ठीक है, वो सभी लोग मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से संसद प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां किस अनुच्छेद में निहित हैं? प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो अनुच्छेद 74 में निहित हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य अनिवार्य रूप से होता है? प्रधानमंत्री जो है वो कोई भी सदन का सदस्य हो सकता है, कोई भी। ठीक है, अगर हम स्वर्गीय मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्भर करता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल संसद विश्वास पर निर्भर करता है। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति की शपथ जो है वो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का निपटारा कौन करता है? उपराष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। उसी तरीके से राष्ट्रपति निर्वाचन विवाद का भी बंटवारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश किसे करता है? प्रधानमंत्री मंत्रियों की नियुक्ति की सिफारिश राष्ट्रपति को करता है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन सी संस्था कार्य करती है? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद जो है कार्य करती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिपरिषद का नेतृत्व जो है वरिष्ठ मंत्री करता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान प्रणाली कौन सी अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहां से शुरू होता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो राज्यसभा से शुरू होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है। प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को सूचना देता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति को सूचना देता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री संसद में बोल सकता है? दोनों सदनों में बोल सकता है, लेकिन वोटिंग वो उसी सदन में कर सकता है जिस सदन का वह सदस्य होगा। ठीक है। भारत का वास्तविक कार्यकारी कौन होता है? तो भारत का वास्तविक कार्यकारी प्रधानमंत्री होता है, लेकिन नाम मात्र का कार्यकारी जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होती है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु चाहिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु चाहिए। प्रधानमंत्री की सलाह किस पर बाध्यकारी है? प्रधानमंत्री की जो सलाह है वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। प्रधानमंत्री की सलाह से तात्पर्य मंत्रिपरिषद की सलाह देगी और राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। ठीक है। उपराष्ट्रपति का त्याग पत्र किसे दिया जाता है? उपराष्ट्रपति का
त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अस्तित्व निर्भर करता है। मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है वो लोकसभा पर निर्भर करता है, क्योंकि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रियों को हटा सकता है, राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटा सकता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय कार्य कर सकता है? नया राष्ट्रपति चुने जाने तक वो कार्य कर सकता है। हमारा अगला सवाल है कि प्रधानमंत्री का पद किस देश के मॉडल पर आधारित है? प्रधानमंत्री का जो पद है वो ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है, ब्रिटेन के मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नीति निर्धारण में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? प्रधानमंत्री के नीति निर्धारण में मंत्रिपरिषद की भूमिका सर्वाधिक होती है। हमारा अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन आयोजित करता है? तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो निर्वाचन आयोजित करता है। आज का हमारा अगला सवाल है, प्रधानमंत्री की स्थिति किसके समान मानी जाती है? प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो मंत्रिपरिषद के प्रथम व्यक्ति के रूप में मानी जाती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संसद का भाग कौन कौन है? तो भारतीय संसद का भाग राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये सभी भारतीय संसद का भाग है। राज्यसभा की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में दे रखी है, और लोकसभा की संरचना की अगर हम बात करेंगे तो अनुच्छेद 81 में दे रखी है। वहीं हम अगर संसद की संरचना की बात करेंगे तो संसद की संरचना जो है वो 79 आर्टिकल में दे रखी है। आज का हमारा अगला सवाल है, कहाँ गया? हाँ, आज का हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा के नामांकित सदस्य की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा के नामांकित सदस्यों की संख्या 12 होती है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नामांकित या मनोनीत किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है? राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आज का हमारा अगला सवाल है, लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। संसद का सत्र कौन बुलाता है? संसद का जो सत्र है उसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, आहूत होता है। संसद के दोनों सत्रों की संयुक्त बैठक करने का काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। संयुक्त बैठक, ठीक है, लेकिन संसद का सत्र आहूत करना या बुलाना राष्ट्रपति का काम होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर होता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह का होता है। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कब होता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रथम सत्र में होता है। जब गवर्नमेंट बनती है नई नई और उसकी पहली बैठक होती है तो उसका अभिभाषण राष्ट्रपति का होता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा ही करती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत किसका होता है? तो बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत अध्यक्ष का होता है। यहाँ अध्यक्ष से तात्पर्य लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में राज्य का सभापति, राज्य सभापति, दैट मीन्स उपराष्ट्रपति। संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित अनुच्छेद है। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य जो है वो अयोग्य कहलाएगा। उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? उससे संबंधित अनुच्छेद 102 है। उससे संबंधित अनुच्छेद 102 है। आज का हमारा अगला सवाल है कि संसद के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? संसद के विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 से संबंधित हैं। बार बार रिकॉल करते रहिए। संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में है? संयुक्त बैठक
का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। अभी इसी में ही हमने कहा था संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? तो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दे रखी है? तो धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में दे रखी है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति का वीटो अधिकार किस अनुच्छेद में है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति का जो वीटो अधिकार है वो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत है। आज का हमारा अगला सवाल है कि संसद में मंत्री बिना सदस्य बने कितने समय रह सकता है? इसका आंसर है कि संसद में मंत्री बिना सदस्य बने 6 माह तक रह सकता है। कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। संसद सदस्य की सदस्यता कब समाप्त होती है? संसद सदस्य की सदस्यता जो है त्यागपत्र देने पर भी समाप्त होती है, लाभ का पद लेने पर भी समाप्त होती है, दोहरी सदस्यता ग्रहण करने पर भी समाप्त होती है। इस तरीके से इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज का हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा का वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है वो 543 है। लेकिन लोकसभा में सदस्यों की संख्या पहले जो थी मैक्सिमम वो 552 थी, जिसमें से 2 सदस्यों को 2019 में, जिन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है, उनको हटा दिया गया। उनको अब मनोनीत नहीं किया जाता है। अब वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो मैक्सिमम संख्या है वो 550 है, मैक्सिमम अधिकतम। लेकिन वर्तमान में लोकसभा सदस्य कितने हैं? तो 543 हैं। ये काफी ध्यान देंगे। आज का हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हमारा अगला सवाल है कि हर कितने वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? तो प्रत्येक 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि संसद के सत्र में गिरफ्तारी से संरक्षण किसे मिलता है? संसद के सत्र में गिरफ्तारी से संरक्षण संसद सदस्यों को मिलता है। हमारा अगला सवाल है कि संसद की कार्यवाही में मतदान किस आधार पर होता है? संसद की कार्यवाही में मतदान साधारण बहुमत के आधार पर होता है, साधारण बहुमत। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति संदेश किसे भेज सकता है? तो राष्ट्रपति जो है वो संदेश दोनों सदनों को भेज सकता है। हमारा अगला सवाल है आज का, परिसीमन किस अनुच्छेद में? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। परिसीमन का जो संबंध है वो अनुच्छेद परिसीमन का जो संबंध है वो अनुच्छेद 82 में है। आज का हमारा अगला सवाल है संसद का कौन सा सदन भंग हो सकता है? तो संसद का लोकसभा जो सदन है वो भंग हो सकता है। राज्यसभा आजीवन चलने वाली स्थायी प्रक्रिया है, या राज्यसभा स्थायी है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पीसीएस यूसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124 के तहत की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में अधिकतम 34 न्यायाधीश हो सकते हैं। इसमें क्या है कि एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या 2019 में बढ़ा दी गई थी।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु क्या है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित नहीं है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई एग्जाम में पूछा गया है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। आज का हमारा अगला सवाल है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 124 के 4 में, अनुच्छेद 124 के 4 में दे रखी है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय किस अनुच्छेद में कहा गया है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय अनुच्छेद 129 में कहा गया है। हमारा अगला सवाल है कि अनुच्छेद 131 संबंधित है। अनुच्छेद 131 जो है वो मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार का जो संबंध है वो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक की बात की गई है। ये हम सब पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा अगला सवाल है कि विशेष अनुमति याचिका किस अनुच्छेद में है। तो विशेष अनुमति याचिका अनुच्छेद 136 में इसकी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 141 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 141 का संबंध बाध्यकारी निर्णय से है। बाध्यकारी निर्णय से है। बाध्यकारी निर्णय का क्या मतलब हुआ। बाध्यकारी निर्णय का मतलब ये हुआ कि जो सलाह दी जाएगी उसके लिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो सलाह दी जाएगी वो बाध्यकारी रहेगी। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए क्या बाध्य है। नहीं, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन ऊपर जो हमने पढ़ा अनुच्छेद 141 का संबंध किससे है, वो बाध्यकारी निर्णय कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया जा रहा है वो हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा बाध्यकारी होंगे। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि पूर्ण न्याय की शक्ति किस अनुच्छेद में है। पूर्ण न्याय की शक्ति अनुच्छेद 142 से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य स्थान कहाँ है। तो ये सभी हम जानते हैं नई दिल्ली में है। हमारा अगला सवाल है कि न्यायाधीश का वेतन किस अनुच्छेद में वर्णित है। न्यायाधीशों का जो वेतन है वो अनुच्छेद 125 में वर्णित है। हमारा अगला सवाल है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की व्यवस्था अनुच्छेद 126 में दे रखी है। हमारा अगला सवाल है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः नियुक्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः नियुक्त करने का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 128 में दे रखा है। हमारा अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश को हटाने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता, 2/2 मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट राज्य बनाम राज्य विवाद सुनता है। यह कौन सा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट राज्य बनाम राज्य विवाद सुनता है। यह मूल क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था अनुच्छेद 131 के तहत मूल क्षेत्राधिकार का वर्णन किया गया है। कौन सा अनुच्छेद मामलों के स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 139 ए जो है ये मामलों के स्थानांतरण से संबंधित है। हमारा आज का अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय किस पर बाध्यकारी होते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। अभी हम पहले भी पढ़ के गए थे आर्टिकल 141 इसको। ठीक है, उसमें यही बात कही गई थी। हमारा अगला सवाल है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है वो 1950 में की गई थी। हमारा अगला सवाल है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र किसे दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। अनुच्छेद 132
से 134 संबंधित है। अनुच्छेद 132 से 134 का जो संबंध है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार से है। आज का हमारा अगला सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अंतिम आदेश कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अंतिम आदेश राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित है? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो सभी उपरोक्त सभी पर आधारित है। आज का हमारा अगला सवाल है कि न्यायिक पुनर्वाविलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को किससे मिलती है? न्यायिक पुनर्वाविलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संविधान से प्राप्त होती है। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जे कानिया थे। हमारा अगला सवाल है न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसे है? न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो अधिकार है वो जो है संसद के पास है। संसद के पास है। ठीक है, आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार का न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट जो है वो उपरोक्त सभी अपीलीय भी है, मूल क्षेत्राधिकार भी है, सलाहकारी भी है, राष्ट्रपति को सलाह देता है, सभी प्रकार का उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 144 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 144 का संबंध सभी प्राधिकरणों द्वारा सहायता प्राप्त से है। इस 120 सवालों का हमने रिवीजन किया। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।